Hello everyone. So today we will be discussing the MCQ questions of chapter number 2 of history, New Kings and Kingdoms of class 7. Okay, so there are altogether 21 MCQ questions. I'll be giving around 5 to 10 seconds to answer each of the questions, and you all will be writing the full answer in the live chat section. So enough of talking, now let's get to work. So question number 1 is, India is a democratic country in which the president is the head of the state and the prime minister is the head of the government. But earlier, when India was ruled by different kings, Samant was a title and position used by the Indian nobility. Means the nobles, इनको जो टाइटल मिलता था वो सामंत का टाइटल मिलता था. आज मंत्री, प्रधानमंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं. ओके, तो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द किंग्स हु वर द सामंत. अब यहाँ पूछ रहा है कि जो सामंत हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, किंग्स के लिए गिफ्ट वगैरह लाया करते थे. ठीक है, तो अब ये सामंत कौन थे, हु वर द सामंत, आपको ये बताना है. क्या वो बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे, क्या वो किंग के बेटे हुआ करते थे, सन ऑफ द किंग्स, या वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेबर किंगडम्स हुआ करते थे, या फिर वो सन ऑफ अदर किंग्स हुआ करते थे. बताइए, हु वर द सामंत. 10 सेकेंड है आपके पास. राइट डाउन द फुल आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन. So according to me, option number 1 is the correct answer. Big landlords or warrior chiefs who were the subordinates to a king. They were called Samants. Let's check it. So we have got it right. Now moving to question number 2 of today's session. More powerful Samants asserted their independence over their overlords. For example, a Rashtrakuta chief named Danti Durga performed a ritual of Hiranyagarbha और इस हिरण्यगर्भ रिचुअल से उसने अपने आप को क्षत्रिय में कन्वर्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि वो किंग बनना चाहता था. अब ये पूछ रहा है कि हु वर द राष्ट्रकूट. ये राष्ट्रकूटास कौन थे? वर दे द सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्यास ऑफ कश्मीर, या फिर दे वर द सबऑर्डिनेट्स टू द चोलास ऑफ कर्नाटका, या फिर दे वर द सबऑर्डिनेट्स टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, और दे वर द सबऑर्डिनेट्स टू द गुर्जरा प्रतिहार. बताओ. 10 seconds. So according to me, the Rashtrakutas were the subordinates to the Chalukyas of Karnataka. चालुक्य जो थे कर्नाटका के, उनके ही सबऑर्डिनेट्स थे. इन्होंने, इन्हीं के एक चीफ थे जिनका नाम था दांती दुर्ग. दांती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करके अपने आप को क्षत्रिय में कन्वर्ट किया और क्षत्रिय में कन्वर्ट करने के बाद किंग बन गया. ओके, या वी हैव गॉट इट राइट. Now question number 3. Today, taxes in India are levied by the central government and the state governments. Some minor taxes are also levied by the local authorities such as the municipality and the Nagar Nigams. So, under the Cholas, there were more than 400 different types of taxes. जिसमें से दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति और दूसरा है कदमाई. They were the most of the common. अब ये बताओ कि ये व्यक्ति और कदमाई क्या चीज था, कौन सा टैक्स था. जैसे जीएसटी है अभी के टाइम में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी तरह से ये व्यक्ति और कदमाई ये किस प्रकार के टैक्स थे. पहला ऑप्शन है व्यक्ति वाज टैक्स ऑन थैचिंग द हाउस एंड कदमाई टेकन एज फोर्स्ड लेबर. सेकंड ऑप्शन इज व्यक्ति वाज लैंड रेवेन्यू एंड कदमाई वाज फोर्स्ड लेबर. थर्ड ऑप्शन इज व्यक्ति रेफर्ड टू फोर्स्ड लेबर एंड कदमाई वाज लैंड रेवेन्यू. एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्यक्ति वाज अ टैक्स ऑन थैचिंग द हाउस एंड कदमाई वाज टैक्स रिफंड. टैक्स रिफंड नाम की कोई चीज नहीं थी. अभी के टाइम में है टैक्स रिफंड, लेकिन उस टाइम में नहीं थी. So you all have 10 seconds time. Live chat में write down the full answer. व्यक्ति और कदमाई क्या है? टैक्सेस हैं, लेकिन किस प्रकार के टैक्स? So according to me, व्यक्ति और कदमाई है. व्यक्ति referred to forced labor and kadamai was land revenue. चलो, we have got it right. So question number 3, option number 3 is the right answer. Now moving to question number 4. Prasastis contain details of rulers and their royal way of life. Kings gave gifts to the writers of Prasastis, and many a time these writers also helped in the administration of the kingdom. So who wrote the Prasastis? ये Prasastis आखिर कौन लिखा करते थे? Chief commanders of King's army,
बिग लैंडलॉर्ड्स, ऑल रिच पर्सन्स ऑफ द किंग, या फिर लर्न ब्राह्मण्स? दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो 5 सेकंड्स में देता हूं इसके लिए। हु रोट द प्रशस्तिस? यस, दे वर द लर्न ब्राह्मण्स। जो लर्न ब्राह्मण्स है यही प्रशस्तिस लिखा करते थे इन द प्रेज ऑफ द किंग। ओके, एक प्रशस्ति का मैं नाम भी बता सकता हूँ, राज तरंगिणी, किंग ऑफ रिवर्स, कश्मीर के राजाओं के ऊपर में लिखा गया था। और इसमें राजा खुश हुआ करते थे और लैंड ग्रांट्स भी कभी कभी दे दिया करते थे, बहुत वेल्थ दिया करते थे, किसे? ब्राह्मण को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, although different kingdoms ruled different regions, they tried to control the areas under the other kings too. The city of Kannauj in the Ganga Valley was one particularly prized area. So who were the parties involved in the tripartite struggle of ruling Kannauj? ये tripartite struggle में कौन कौन से parties engaged थे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द गुर्जरा प्रतिहारा, द राष्ट्रकूट एंड द चोला डायनेस्टीज। सेकंड ऑप्शन इज द गुर्जरा प्रतिहारा, द राष्ट्रकूट एंड द पाला डायनेस्टीज। थर्ड ऑप्शन इज द गुर्जरा प्रतिहारा, द चोला एंड द पाला डायनेस्टीज। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द चोला, द राष्ट्रकूट एंड द पाला डायनेस्टीज। आपके पास 10 सेकंड का समय है। सो अकॉर्डिंग टू मी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में the correct answer will be option number 2, the Gurjara Pratihara, the Rashtrakuta and the Pala dynasties. जिन्होंने भी option number 2 full answer लिखा है, congratulations to them. Now moving to question number 6. The Gurjara Pratihara, the Rashtrakuta and the Pala dynasties fought for control over Kannauj. Now historians describe this fight as the tripartite struggle. Now why did the rulers want control over Kannauj and Ganga Valley? ये Kannauj और Ganga Valley के ऊपर में rulers क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? क्या उनका जमीन उस जगह का बहुत ज्यादा फर्टाइल था? पहला ऑप्शन वही है। Was it a river very beautiful and prosperous city? क्या वो बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रॉस्पेरस सिटी था? थर्ड ऑप्शन है कन्नौज had been the capital city and the political center of the north for ages, बहुत समय तक। तो चौथा ऑप्शन है all of the above। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ओके, तीनों ही ऑप्शन में जो रीजन लिखा है वो बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली द रूलर्स वांटेड टू कंट्रोल ओवर कन्नौज। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. The Chamanas, who later came to be known as Chauhans, attempted to expand their control to the west and the east. They were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahadwalas of western Uttar Pradesh. So which two major cities were under the control of the Chamanas? Chamanas यानी चौहान्स के अंडर में कौन सी दो मेजर सिटीज थी, ये आप बताओ। दिल्ली और अजमेर, मुंबई एंड चेन्नई, दिल्ली एंड आगरा, या फिर दिल्ली एंड चंडीगढ़? आपके पास 5 सेकंड का समय है। So the right answer according to me will be Delhi and Ajmer. Okay, Delhi and Ajmer were the two important cities which were under the control of the Chamanas or the Chauhans. Let's check it. Yeah, we've got it right. Now moving to question number 8. The Rashtrakutas were the vassals of the Chalukyas of Karnataka. In the mid 8th century, not 18th, 8th century, a Rashtrakuta chief named Danti Durga, he overthrew his Chalukyan overlord and performed the ritual called Hiranyagarbha and became the ruler. So what is meant by Hiranyagarbha? ये हिरण्यगर्भ यज्ञ जो है इसका मतलब क्या है, ये बताइए आप मुझे। ऑप्शन नंबर 1, a ritual where the performer is reborn as a rich man. A ritual where the performer is reborn as a king even if he is not a king by birth. Third option, a ritual where the performer is reborn as leaper even if he is not a leaper by birth. या फोर्थ ऑप्शन है a ritual where the performer is reborn as a kshatriya even if he is not a kshatriya by birth. 10 सेकंड का समय देता हूं आप लोगों को। So the correct answer of this question will be option number 4, a ritual where the performer is reborn as a kshatriya. क्योंकि किंग बनने के लिए उस जमाने में क्षत्रिय होना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो दांती दुर्गा जो थे वो क्षत्रिय तो थे नहीं, तो इन्होंने अपने चालुक्यन ओवरलॉर्ड को पहले ओवरथ्रू किया, हटाया,
एंड देन उन्होंने खुद अपने आप को कन्वर्ट किया क्षत्रिय में और उसके बाद वो रूलर बनते हैं. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन, लेट्स चेक इट. या वी हैव गॉट इट राइट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Sultan Mahmud of Ghazni ruled from 997 to 1030 and extended his control over the parts of Central Asia, Iran, and northwestern part of the Indian subcontinent. He targeted wealthy temples, including the Somnath in Gujarat. बहुत बार इन्वेट किया है सोमनाथ को इसने. So why were the temples often raided first? ये सबसे पहले ये जो आते थे सुल्तान वगैरह अरब से, तो ये लोग सबसे पहले टेम्पल ही को क्यों निशाना बनाते थे? ठीक है, ये क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन है टू पुट द रिलीजन ऑफ दैट लैंड टू एन एंड, क्या वो धर्म को समाप्त करना चाहते थे. सेकेंड ऑप्शन है टू बिल्ड अ न्यू टेम्पल, क्या वो नया टेम्पल बनाना चाहते थे. थर्ड ऑप्शन है टू बिल्ड अ न्यू पैलेस इन द प्लेस ऑफ द टेम्पल, क्या वो टेम्पल की जगह पे पैलेस बनाना चाहते थे. फोर्थ ऑप्शन है टू लूट द रिचेस ऑफ द टेम्पल, या फिर वो टेम्पल की जो भी वेल्थ थी उसको लूटना चाहते थे. चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 5 सेकंड नहीं देने वाला हूं. ये ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं करना चाहते थे, ये जस्ट टेम्पल को लूटना चाहते थे और अपने शहर को अपने जगह पे बसा रहे थे जाकर के. ओके, सो दे जस्ट वांटेड टू लूट द रिचेस ऑफ द टेम्पल, इसीलिए वो लोग टेम्पल को इन्वेट करते थे. सो वी हैव गॉट द आंसर राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. In the Chalukya Chola period, in the Chola period, land grants given by the rulers were recorded on copper plates. कॉपर के प्लेट्स पे रिकॉर्ड किया जाता था, कॉपी किताब तो थी नहीं उस समय ना. एंड वर रिटन पार्शली इन संस्कृत एंड पार्शली इन तमिल. So what was the term used for the land grants given to Brahmins in the Chola Empire? उसे ब्रह्मदेय कहते थे, व्यक्ति कहते थे, देवदान कहते थे, या शाल भोग कहते थे. बताओ, ये जो लैंड ग्रांट्स की बात हो रही है, लैंड यानी कि जो जमीन को दे दिया करते थे दान में ब्राह्मण्स को, उस टर्म को क्या कहते हैं? किस टर्म से डिनोट किया जाता है उसे? ब्रह्मदेय, व्यक्ति, देवदान या शाल भोग? तो मेरे हिसाब से ये ब्रह्मदेय है. ओके, ब्राह्मण्स को दिया यानी ब्राह्मण को दिया, इससे आप याद कर सकते हो. दिस कैन बी अ निमोनिक कोड. ओके, ब्राह्मणों को दिया, ब्रह्मदेय. दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स और द निमोनिक, इसे हम लोग निमोनिक कोड बोलते हैं, जिससे कि आप किसी भी चीज को ज्यादा समय तक याद रख सकते हो. सो वी हैव गॉट इट राइट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. The Chamanas or the Chauhans ruled over the region of Delhi and Ajmer in the 12th century Common Era. Being centrally located, they attempted to expand their control to the west and the east. So who was the famous Chauhan ruler who defeated Sultan Gori of Afghanistan? सुल्तान गोरी को किसने हराया था? अशोक ने, या राजा राजेश्वरा ने, या अकबर ने, या पृथ्वीराज जी ने? तो इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये चौहान रूलर है ही नहीं. तो बचता है कौन? ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान थे, तो उन्होंने ही सुल्तान घोरी को हराया था. सो वी हैव गॉट इट राइट. लेकिन फिर ये दूसरी लड़ाई में हार भी गए थे, उनकी मृत्यु भी हो जाती है. Now coming to question number 12, the Chola dynasty was one of the longest ruling dynasties in the history of southern India. The heartland of the Cholas was the fertile valley of the Kaveri river. Who was the most powerful Chola leader? सबसे ज्यादा पावरफुल चोला लीडर के बारे में बताइए, कौन है वो? राजा राजा फर्स्ट, हर्षवर्धन, अशोक, या विजयालया? 5 seconds. So the most powerful Chola leader was Raja Raja first, या 1. जिन्होंने भी राजा राजा 1 लिखा है लाइव चैट सेक्शन में, कांग्रेचुलेशंस टू देम. चलो now moving to question number 13. Rulers tried to demonstrate their power and resources by building large temples. Now temples were rich and were a hub of social and cultural activities. So who built the famous temples for goddess Nishumbashuddhini at Thanjavur? ये निशुम्भशुद्धनी का टेम्पल थंजावुर में किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर 1 इज राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज राजा राजा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज विजयालया, ऑप्शन नंबर 4 इज दांती दुर्गा. निशुम्भशुद्धनी देवी का टेम्पल मेरे ख्याल से विजयालया ने बनवाया था. किन्होंने? विजयालया ने. लेट्स चेक इट. चलो वी हैव डन इट राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. राजा राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र सेकंड वर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर्स जिन्होंने
चोला एम्पायर को सदर्न टिप ऑफ इंडिया तक एक्सपैंड किया और साउथ ईस्ट एशिया और म्यांमार तक भी फैला के ले गए. सो नेम द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द चोला किंग्स व्हाइल एक्सपैंडिंग देयर किंगडम्स. कौन कौन से टेरिटरीज को उन्होंने एनेक्स किया था? फर्स्ट ऑप्शन में है श्रीलंका, लक्षद्वीप, गंगा वैली एंड द पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज. सेकेंड ऑप्शन में अफगानिस्तान, मेघालय, पंजाब एंड चौहान एंड पल्लवा टेरिटरीज. थर्ड ऑप्शन में श्रीलंका, कश्मीर, गुजरात एंड द पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज. और फोर्थ ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, पाकिस्तान एंड द चोला एंड चालुक्यन टेरिटरीज. 10 सेकंड में दे रहा हूं आप लोगों को. सो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. इन्होंने श्रीलंका, लक्षद्वीप, गंगा वैली, पंड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज को एनेक्स किया था अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने के क्रम में. चेक कर लेते हैं. We have done it right. चलो, congratulations to all of you. Now question number 15. A temple is a structure reserved for religious or spiritual activities such as prayers and sacrifices. Now Hindu temples are large and magnificent with a rich history of splendor and glory. Some date back as far as the Bronze Age. Bronze Age में चले जाओ और later Indus Valley Civilization में चले जाओ. Now which two big temples were built by the Chola kings? यहाँ पूछ रहा है कि चोला किंग्स के द्वारा कौन से दो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जो कि बहुत फेमस भी हैं अभी के टाइम में, ये बताओ आप मुझे. फर्स्ट ऑप्शन है द बिग टेम्पल्स ऑफ कन्याकुमारी एंड अयोध्या. सेकंड ऑप्शन है द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड दिल्ली. थर्ड ऑप्शन है द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम. ये गंगाईकोंडा चोलापुरम पे मेरे चैनल पे वीडियो भी आप जाके देख सकते हो उसके बारे में. और फोर्थ ऑप्शन है द बिग टेम्पल्स ऑफ अयोध्या एंड थंजावुर. चलो, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए. चोला किंग्स ने दो बड़े टेम्पल्स बनवाए थे. द करेक्ट आंसर विल बी द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम. चलो, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 16 अब आते हैं. तो इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोक ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइट्स एंड रिचुअल्स. हर चीज में रिच है हमारा कंट्री. सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही थोड़ा नीचे हो गया है. कोई बात नहीं, हम लोग ठीक कर लेंगे मिलकर. Paintings and writings that are known as intangible cultural heritage of humanity. Now, what type of Chola art is world famous? कौन सा चोला आर्ट है जो आज पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है? बताओ. ब्रॉन्ज इमेजेस वाला आर्ट, केव पेंटिंग्स वाला, चिन्निकम वर्क या कॉटन साड़ी पेंटिंग्स? I give you 5 seconds to answer this in the live chat section. If you want to watch the video of this lesson, आप जाकर के देख सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और साथ में जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे भी लिंक मिल जाएगा. ओके, एंड यू विल बी गेटिंग द लिंक ऑल द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 7, वो भी मैं दे दूंगा. सो जो वर्ल्ड फेमस चोला आर्ट है वो है ब्रॉन्ज इमेज. ब्रॉन्ज की कलाकृतियों के लिए ये चोला पीरियड फेमस है पूरे दुनिया में. चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. द चोला सेट अप एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. The empire was divided into provinces called mandalams, which were further divided into districts called nadus. So each nadu consists of a group of villages. What were the villages known as? Villages को किस नाम से जानते हैं? घर के नाम से, उर के नाम से, हर के नाम से या डर के नाम से? तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. विलेजेस को हम लोग उर के नाम से जानते थे. ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू विल से ऑप्शन नंबर 2. चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. द लैंड ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मणास कॉल्ड द ब्रह्मदेया. These land grants were looked after by an assembly of prominent Brahman landholders which worked efficiently, very efficiently. Now, what was the assembly of Brahmana known as? ये ब्राह्मणों का जो असेंबली होता था, जो समूह होता था, उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? सभा के नाम से, यज्ञ के नाम से, नाडु के नाम से या मंडलम के नाम से? दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. 5 सेकेंड, जल्दी लिखिए. तो इसे हम लोग सभा के नाम से जानते थे. ओके, सभा के नाम से. चलो, बिल्कुल सही. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. These village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. Now, what were the associations of traders in such towns known as? ये जो traders का समूह था उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? नगरम्स के नाम से जानते थे, सामंत्स के नाम से जानते थे, नाडूस के नाम से जानते थे या सभास के नाम से जानते थे? ट्रेडर एसोसिएशंस का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे.
5 सेकंड में दे रहा हूं आप लोगों को। तो ट्रेडर एसोसिएशंस को हम लोग नगरम के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer. Let's check it. Yeah, we have got it right. So now the second last question, question number 20. In the village assembly under the Chola kingdom, all those who wished to become members of the Sabha were required to be the owners of lands and should have had their own houses too. But apart from this criteria, which was the basic condition to become a member of village assembly? क्या बेसिक कंडीशन था विलेज असेंबली का मेंबर बनने के लिए? पहला ऑप्शन है द पर्सन शुड हैव एटलीस्ट वन सन। दूसरा ऑप्शन है द पर्सन शुड बी अ ब्राह्मण। तीसरा ऑप्शन द पर्सन शुड बी अ क्षत्रिय। चौथा ऑप्शन द पर्सन शुड बी बिटवीन 40 to 95 years of age। बताओ आप लोग, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। तो विलेज असेंबली के पार्ट बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्राइटेरिया था द पर्सन शुड बी अ ब्राह्मण। तो जिन्होंने भी द पर्सन शुड बी अ ब्राह्मण ऑप्ट किया है, कांग्रेचुलेशंस टू देम बिकॉज ये सही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, to become a member of the village assembly under the Chola kingdom, having the knowledge of the Vedas was very important. Now, apart from this, anyone who did not submit his account as well as those of his relatives could not consent the elections. जिन्होंने भी अपना पूरा ब्यौरा नहीं दिया है वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। So what were the other condition to participate in the village assembly election? तो village assembly election में participate करने के लिए other conditions क्या थे? पहला है मेंबर्स और फॉर्मर मेंबर्स ऑफ अदर कमिटीज कुड नॉट पार्टिसिपेट। दूसरा है रिलेटिव्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर कमिटीज वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट फॉर 3 इयर्स। तीसरा है मेंबर्स ऑफ द किंग्स और कमिटीज कुड नॉट पार्टिसिपेट। चौथा है मेंबर्स ऑफ अदर कमिटीज कुड नॉट पार्टिसिपेट फॉर 3 इयर्स। 10 सेकंड में दे रहा हूं आप लोगों को, पूरा आंसर लिखिए आप लोग लाइव चैट सेक्शन में। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आपके हाफ ईयरली या टर्म 1 एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन सेट भी। अब आप लोग मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को देखो फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, फॉर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ये सभी देख सकते हो आप लोग, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू बेस्ड। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं क्लास 7 के, सारे वीडियोस देख लो आप लोग, सारे वीडियोस देख लो। बता दे रहा हूं 65 प्लस आराम से आ जाएगा। गॉट इट? चलो आंसर चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 मेंबर्स ऑफ अदर कमिटीज कुड नॉट पार्टिसिपेट फॉर 3 इयर्स। चेक कर लेते हैं इसे। ओके, वी हैव गॉट इट राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो चलो लाइक कर देना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो वीडियो देखने के लिए। सारे लोग लाइक करो, देन ओनली आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस का भी रिवीजन वीडियोज मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। ओके, तो चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। गॉट इट? व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।